Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello team, welcome back to Tutelage Academy. A warm welcome to everybody. So this is the second session in which we will be solving a previous year question of code 55 of December 2023, right? So in the first session we have solved question up to 51 to 80. So from question number 81 we will be starting now. Fresh. Yes. So up to this question we have already solved. I'll be starting from question number 81. Okay. Yes. Freshly we will be solving from here. तो क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, द लिंकिंग पिन मॉडल गिवन बाय रेंसिस लाइकार्ट इज एसोसिएटेड। लिंकिंग पिन मॉडल की बात हो रही है, तो लिंकिंग पिन मॉडल जो है ना वो रेंसिस लाइकार्ट ने दिया था, दैट इज एसोसिएटेड विद एक्चुअली इंटर ग्रुप बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो रेंसिस लाइकार्ट जी क्या बताते हैं एक्चुअली, वो बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीन एज ए सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग ग्रुप्स। इंटरलॉकिंग ग्रुप्स का जो सिस्टम है इसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और जो लोग भी ओवरलैपिंग, जो इंटरलॉकिंग ग्रुप्स में जो लोग कनेक्ट होते हैं, है ना, तो वो जो भी की पोजीशंस पे लोग होते हैं वो कनेक्ट करते हैं अलग अलग ग्रुप्स को। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो की पर्सन्स है वो इन दोनों ग्रुप्स को कनेक्ट करते हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो यस, तो लिंकिंग फ्रॉम, तो ये जो लिंकिंग पिन मेथड है ना, ये एक ट्रेडिशनल मैन टू मैन रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो नहीं बताता। ये बताता है कि जो ग्रुप में जो लोग इंटरलॉकिंग जो एरिया में जो ग्रुप्स में जो लोग हैं, की पोजीशंस वाले ग्रुप है, वो एक्चुअली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, और उनका वर्क, उनका जो रूल होता है वो लिंकिंग पिन की तरह होता है, और इनका मेंबरशिप इधर के भी डिपार्टमेंट में होता है और इधर के भी डिपार्टमेंट में होता है। तो इंटर ग्रुप बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट, राइट, इससे रिलेटेड है लिंकिंग पिन मॉडल, राइट। और इससे मुझे याद आ रहा है रेंसिस लाइकार्ट ने एक बुक भी लिखी थी, इस बुक का भी नाम हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मैनेजमेंट एंड वैल्यू, इट्स मैनेजमेंट एंड वैल्यू। तो इनके इस एग्जाम में इस बुक के बारे में भी आता है, तो आप बता सकते हैं कि रेंसिस लाइकार्ट जी ने लिखा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। जहां भी टेक्स्ट छोटा रहेगा मैं जूम आउट कर दूंगी, और टेक्स्ट अगर बड़ा रहेगा तो जूम इन कर दूंगी, राइट। तो ये आप खुद भी नोटिस कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ऑथराइज्ड स्ट्राइक है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक है, सिट डाउन स्ट्राइक है और टोकन स्ट्राइक है। ऑथराइज्ड स्ट्राइक क्या होती है, कोई ऐसी स्ट्राइक जिसमें कि ऑथराइजेशन लिया जाता है यूनियन का, और सॉरी विदाउट, यहाँ पे लिखा है अथॉरिटी इन यूनियन, कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन अ यूनियन। यस, तो कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन अ यूनियन एंड कन्फॉर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फॉलो करते हुए और यूनियन की अथॉरिटी लेते हुए जो स्ट्राइक होती है वो ऑथराइज्ड होती है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक में विदाउट ऑथराइजेशन होता है। सिट डाउन स्ट्राइक या पेन डाउन स्ट्राइक या टूल डाउन स्ट्राइक में जो स्ट्राइक होता है वो, उसमें वर्कर्स बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, और उसका उनका मोटिव ये होता है कि मैनेजमेंट पे प्रेशर पुट करें धीरे काम करके। और टोकन स्ट्राइक में क्या होता है, इट इज डन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यूजुअली फॉर अ डे और टू, और इससे बस हम एम्प्लॉयर को वार्निंग देते हैं, आई मीन वर्कर्स वार्निंग देते हैं कि अगर उनका डिमांड कंसिडर नहीं हुआ तो इट कैन गो लॉन्ग एज वेल, राइट। तो दीज आर द 4 काइंड ऑफ स्ट्राइक, एंड बेस्ड ऑन द मैचिंग द आंसर इज यस, पॉइंट नंबर 2। Okay. Question number 83. A strike called by proper authority in a union in conformity with the requirement of law. तो ये तो डेफिनेशन दिया हुआ है ऑथराइज्ड स्ट्राइक का ही। तो क्वेश्चन नंबर 82 से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 83 सॉल्व हो जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 84. If the top management of a multinational corporation allows the national subsidiaries to fill management posts by themselves with host country national, then the attitude of management is characterized by पर्ल मुटर ने IHRM में ये कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, पॉलीसेंट्रिक, इथनोसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। सो इफ योर हेडक्वार्टर इज इन अ कंट्री और आप किसी दूसरी कंट्री में सब्सिडरी ओपन किए हो, ठीक है, फिर जो भी नेशनल सब्सिडरीज है ना, ये हमारी सब्सिडरी है, इसका जो टॉप मैनेजमेंट है,
टॉप मैनेजमेंट में आपको जिन लोगों को डालना है, तो अगर टॉप मैनेजमेंट आप फिल करते हो हेडक्वार्टर वाले लोगों से, मतलब पेरेंट कंट्री से, तो आपका अप्रोच है इथनोसेंट्रिक। और अगर जो टॉप पोजीशन है उसको आप सब्सिडियरी कंट्री के लोगों से ही फिल करते हो, इसका मतलब क्या है कि आपका पॉलिसेंट्रिक अप्रोच है। आप सब्सिडियरी कंट्री का जो लोकल कल्चर है उसे अडॉप्ट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ के लोगों का अगर आप की पोजीशन में डालोगे तो सबसे पहले वो यहाँ के लोगों के डिमांड समझते हैं, सब्सिडियरी कंट्री की डिमांड समझते हैं, उनका कल्चर समझते हैं। तो सब्सिडियरी कंट्री के नेचर का अडॉप्शन पॉलिसेंट्रिसिटी में होता है। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। रीजियोसेंट्रिसिटी में क्या होता है कि जिस रीजन में हमारा हेडक्वार्टर है उसी रीजन के लोगों को ही हम रिक्रूट करते हैं। जियोसेंट्रिसिटी में रीजन डज नॉट मैटर, ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी पर्सन परफेक्ट है होगा जॉब के लिए हम उसे रिक्रूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, Who has developed hot stove rule for handling discipline? डगलस मैकग्रेगर। आज के सेशन में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है काफी इजी हैं। अगर आपने हमारे सारे नोट्स को फॉलो किया है, हमारे क्लासेस को फॉलो किया है, तो उतने में आप यू विल फील कि काफी सारे क्वेश्चंस आज के सेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन you will be able to solve very easily. डगलस मैकग्रेगर ने हॉट स्टोव रूल दिया है, और हॉट स्टोव रूल का एक्चुअली पर्पस क्या होता है कि ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में लाना जिससे कि कम से कम रिजेंटमेंट हो, उस डिसिप्लिनरी एक्शन के प्रोसेस से लोगों को में रिजेंटमेंट ना हो। और ये 4 चीजें बताती है। इमीडिएट होना चाहिए, जो भी आप पनिशमेंट दोगे डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद वो इमीडिएट होना चाहिए, विथ वार्निंग होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, बार बार गलती की तो बार बार पनिशमेंट, एंड इम्पर्सनल होना चाहिए। राइट, दीज 4 थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। अरेंज द मेन government sponsored scheme of WPM in India from earliest to latest. Very easy question, already discussed in class so many times, and I expect you all to answer this question quickly. I'll be checking the answers for question number 86. Let's see if you all remember and you can do it correctly. Yes, 86 का आंसर 2 आ चुका है already. Yes, let's see. Public sector undertaking में employee participation 1983, 20 point program इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था 1975. 15th स्कीम वाज WPM एट 2 लेवल। कौन से लेवल पे? यहाँ पे WPM 2 लेवल पे इंप्लीमेंट हो, ये बात हुआ था, शॉप लेवल और प्लांट लेवल। तो वर्मा कमेटी में 3 लेवल पे हुआ था, शॉप लेवल, प्लांट लेवल एंड बोर्ड लेवल। याद हो रहा है? बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन 1970, वर्क्स कमेटी 1947 एंड देन ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल 1958। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, यस, क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. What are the minimum and maximum number prescribed under the ID Act for protected workmen? ID Act में protected workmen का section क्या है? People please comment. What is the section for protected workmen in ID Act? Do we know? Please tell me the section. Question बहुत easy है ना? हमने already classes में काफी ये सब कुछ solve किया हुआ है. Section बताइए. Let's see how many of you remember section. Please answer. किस section में protected workmen है? ID Act. कितने लोग online है? Yes. Section 33. Yes. Section 33 talks about ID Act. और Section 33 का जो 4th part है वो specifically ये part बताता है minimum 5 number होने चाहिए, maximum 100 होना चाहिए। और यहाँ पे 2 rules भी हमने पढ़े थे, जो rules एम्प्लॉयर को ऑब्लिगेट करते हैं कि प्रोटेक्टेड वर्कमैन कंसीडर करो, और एम्प्लॉय को ऑब्लिगेट करते हैं कितने नंबर्स को प्रोटेक्टेड वर्कमैन बनाओ। कौन कौन से रूल हैं वो? दीज आर द रूल 61 पार्ट 1 एंड 61 पार्ट 2, है ना? तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रूल्स हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रूल्स 1957, एक्चुअली ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रूल्स 1957 में आए हैं, रूल 61 पार्ट 1 जो है वो बताता है, पार्ट 1 इज फॉर एम्प्लॉय, पार्ट 2 इज फॉर एम्प्लॉयर। पार्ट 1 बताता है कि एम्प्लॉय को किस दिन से पहले, 30th अप्रैल, रिमेंबर द डेट, 30th अप्रैल से पहले नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन अलॉन्ग विद देयर नेम एंड एड्रेस एम्प्लॉयर को भेज देना है, और एम्प्लॉयर को उन्हें प्रोटेक्टेड वर्कमैन डिक्लेयर करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. एवरी क्लास स्ट्रगल इज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। जो भी क्लास स्ट्रगल होता है ना, मतलब कि अगर कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो सोसाइटी में अगर 2 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं तो अल्टीमेटली वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल हो जाता है। दैट इज अ थिंग व्हिच गवर्नमेंट नीड टू डील विद, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल है। ये कार्ल मार्क्स जी ने बोला था, किसमें? अपना एक बुक जो है उनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, काफी फेमस बुक है उनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस बुक में उन्होंने इसके बारे में बताया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89. Which of the following is true as per modern economist?
ये ना यहाँ पे क्वेश्चंस का साइज इतना वेरी कर रहा है ना कि आपको स्क्रीन में एक्चुअली दिक्कत होती होगी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हमारे मार्केट में लेबर भी लिमिटेड रहता है एंड जो प्रोडक्ट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो प्रोडक्ट और लेबर कम है और डिमांड ज्यादा है, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक्चुअली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाती है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इस सिचुएशन में अप्लाई होते हैं जब ये दोनों कम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाते हैं। मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा बिल्डिंग्स होगी, मतलब ज्यादा कंपनीज बनेगी, ज्यादा प्लांट्स बनेंगे, ज्यादा ऑपरेशंस होंगे। ज्यादा ऑपरेशंस होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स भी ज्यादा अवेलेबल होंगे, लेबर भी ज्यादा यूटिलाइज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। ठीक है, ये है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। और इसका ठीक ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी, इसमें क्या होता है कि मार्केट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया आप उसे विड्रॉ करते हो, है ना। तो मार्केट में पैसा कम से कम जाता है या फिर नहीं जाता है, और उससे क्या होता है, मनी सप्लाई कम होती है और उससे एम्प्लॉयमेंट कम होता है। इनफैक्ट नौकरियां और कम होती चली जाती है। ओके, यस, ये कब होगा, जब मार्केट में लेबर और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, जितना हमें जरूरत है उससे भी ज्यादा है, तो हम ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? वेरी इजी क्वेश्चन। इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ माइग्रेशन आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 90, कमेंट कीजिए। 5 seconds. Just 5 seconds. I'll be checking the answers now. 90 का 2 और 3 आ रहा है। Marriage is a social cause. Better employment opportunities, economic cause. Higher wage, economic cause. Social discrimination, social cause. तो हमारा आंसर हो जाएगा A, C, E. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, पॉइंट नंबर 2 लगता है नेहा ने गलती से कमेंट किया, CDE। CDE अगर आप देखते हो तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो भी इकोनॉमिक कंडीशन है ना। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब आपकी अच्छी जॉब होगी तो आपको पे भी अच्छा मिलेगा, राइट। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक नहीं है, ये तो सोशल कॉज है। करेक्ट, ओके, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द टर्म वेजेस, the term wages under contract labor act has the same meaning associated with it under which of the following legislation, है ना। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। में जो वेजेस का डेफिनेशन है सेक्शन 2H में, है ना। सेक्शन 2H में वेजेस का डेफिनेशन क्या है, वेजेस मींस रेम्यूनरेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड एंड इंक्लूड्स HRA, है ना। जो भी आप जॉब करते हैं उसके लिए जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है, ऑल रेम्यूनरेशन बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इंक्लूडिंग HRA and excluding HA, house accommodation, PF, gratuity, traveling allowances, special expenses, ये सारा wages का definition में नहीं है, HRA included है, same definition is there in contract labor act। मैंने हमेशा अपनी क्लास में कहा है कि हर एक एक्ट का आप वेज का definition जरूर देखिए और वर्कर की definition जरूर देखिए, right? You can see. Next question number 92, which is not included in intramural amenity by committee of experts in, this is committee of experts actually, committee of experts in welfare facilities for industrial worker constituted by ILO in year 1963. 92 very easy, please comment. कौन सा इंट्राम्यूरल फैसिलिटी नहीं है, मतलब कौन सा एक्स्ट्राम्यूरल है, कौन सा एक्स्ट्राम्यूरल है? 92 का 3, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। इजी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी, आपको टाइम बचाना है और एक्यूरेट आंसर करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। आप गलती से भी सिली मिस्टेक ना करें, एंड इसमें इस क्वेश्चन इजी देखे तो टाइम सेव करें। और ये भी डेटा मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो दो फैसिलिटी है, इंट्रा और एक्स्ट्रा, इन दोनों के बारे में किसने डिस्कस किया था, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, इनके बारे में पहली बार बताया था, इनको डिवाइड किया था, कॉन्स्टिट्यूटेड इन ILO बाय 1963, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, Site appraisal committee is required to submit report to state government after how many days of receipt of an application for establishment of a factory involving a hazardous process under Factories Act 1948. Site appraisal committee commit section, ये क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन बताइए। सॉरी, सेक्शन है 41A, मैंने खुद ही लिख दिया। सेक्शन 41A टॉक्स अबाउट साइट अप्रेजल कमिटी, और 90 डेज के भीतर साइट अप्रेजल कमिटी को अपना रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। साइट अप्रेजल कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट भी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। स्टेट गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इन केस ऑफ फैक्टर्स एक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट
93 का आंसर 1 किया है नेहा स्मृति, गलत है भाई। अपडेट कीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन को। फैक्ट्रीज एक्ट, यहाँ से आप बस लर्निंग लीजिए कि फैक्ट्रीज एक्ट के जो भी चीजें हैं उसको आपको शांति से बैठकर अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ने की जरूरत है। ओके, फैक्ट्रीज एक्ट के जितने भी कंडीशंस हैं, कमिटीज हैं, चैप्टर्स है, एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट 90 डेज है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, which of the following factors had played legitimate part in formation of Madras Labour Union? मद्रास लेबर यूनियन के फॉर्मेशन में इनमें से किसका जो रोल था वो लेजिटिमेट था, लीगल था, रिक्वायर्ड था? The status of laborer as laborer in relation to his employer affecting the economic and industrial life of country. ठीक है, कह सकते हैं स्टेटस ऑफ लेबरर एज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयर, उसका स्टेटस क्या है? स्टेटस ऑफ लेबर एज ए सिटीजन, उसका स्टेटस क्या है? अगर ये सब स्टेटस डिस्टर्बिंग स्टेटस है, then we need to form some body to take care of them. Status of laborer in the industrial world, okay, this also we can say, हो सकता है. And the status of industrial crony capitalism that forces the labor to be associated and form trade union. नहीं, मद्रास लेबर यूनियन के समय में कैपिटलिज्म की बात नहीं हो रही है, वहां पे बस ये था कि जो लेबर का स्टेटस है और लेबर का जो एज अ सिटीजन लेबर के पास एक ग्रुप होना चाहिए ताकि वो अपने नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स को डिस्कस कर सके, और स्टेटस उनका इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी ऐसा होना चाहिए कि दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस। पॉइंट नंबर ए बी सी हमारा आंसर करेक्ट है, डी नहीं होगा, कैपिटलिज्म की बात नहीं आती यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, which of the following statement is not correct with regard to applicability of EPF Act 1952? कौन सा सही नहीं है with respect to EPF Act 1952? कौन सा सही नहीं है with respect to EPF Act 1994? देखेंगे, EPF Act is applicable to every establishment specified in Schedule 1. This is correct, है ना? This is correct. To any establishment registered under Cooperative Societies Act employing less than 50 है, यहाँ पे less than 50 है, तो more than 50 होना चाहिए, तो this is not correct. To an establishment belonging to the control of central government or state government whose employees are already entitled to benefit of PF, not correct. जहाँ पे ऑलरेडी किसी स्कीम से PF लग रहा है वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. To any other establishment where employees are entitled to receive PF and old age pension, ये भी नॉट करेक्ट. तो जहाँ पे ऑलरेडी लग रहा है वहां पे PF नहीं होगा, यहाँ पे भी PF एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो विच इज नॉट करेक्ट. तो पॉइंट नंबर बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा. हेयर PF एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. यस, वेरी गुड. 95 का 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आंसर कीजिए. अरेंज द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इन प्रॉपर सीक्वेंस. ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड डन. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 96. जो भी समझ में आ रहा है, चार्जशीटिंग के बाद ही डोमेस्टिक इंक्वायरी होगी. पहले चार्जशीट, देन इंक्वायरी. इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है, इंक्वायरी कंडक्ट करता है, उसके बाद फिर अगर गिल्टी पाया गया तो एज पर नेचुरल जस्टिस पनिशमेंट होती है. तो पहले हो जाएगा चार्जशीटिंग, देन डोमेस्टिक इंक्वायरी, देन इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट, और सबसे पहले होता है क्या, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. पहले चार्जेस लगाए जाते हैं, उसके बाद. तो बी सी ए डी. पॉइंट नंबर 2. 96 का 2 किसने आंसर किया है? स्मृति एंड रोहित. नेहा, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. आप देख रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है. मुझे तो इस बार क्वेश्चंस कुछ टफ है, बट जो सॉल्वेबल, बट बहुत ज्यादा भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो कि टफ है ना. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इजी हैं और सॉल्वेबल हैं, और टफ क्वेश्चंस तो मुझे कुछ कम लगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 97. Which of the following statement can contribute for developing HRD climate in an organization? कभी भी क्वेश्चन टफ लगे ना तो उसे बस अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अपने माइंड में बस सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ाई की, उसे अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा, है ना. और उसके थ्रू आप ये सब फिर एलिमिनेट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, यू विल बी गुड टू गो. ठीक है, यू विल बी गुड टू गो. जस्ट अभी आप जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे एग्जाम में उतना अच्छा रिजल्ट होगा. एग्जाम में आपका माइंड डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको उतनी ही अच्छे से हेल्प करेगा जितने अच्छे से आप अभी पढ़ाई करेंगे. 97 3 स्मृति रोहित, वेरी गुड. 97 का 3 होगा. ट्रेड यूनियन का कोई काम नहीं है भाई, और ये तीनों पॉजिटिव बातें हैं. स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यस. HRD पॉलिसी शोइंग हाई कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज, गुड HRD सब सिस्टम फॉर इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस.
बिल्कुल सही, यही तीनों हेल्प करेंगे एचआरडी क्लाइमेट को डेवलप करने में। ओके, यस। एचआरडी क्लाइमेट के बारे में किसने बताया था? प्लीज कमेंट मी एंड टेल मी एचआरडी क्लाइमेट के बारे में किसने पहली बार डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 98, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन द ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड्स। ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या है? एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को हायर कर रहा है, हु इन टर्न आर वर्किंग फॉर एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्टर की क्या क्या ड्यूटी होती है? टू फर्निश पर्टिकुलर्स, यस। वर्किंग आवर क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, कब मिलेगी, एवरीथिंग। एंड टू इशू एवरी इंटरस्टेट माइग्रेंट अ पासबुक। कई बार मैंने आपको क्लासेस में भी बताया कि पासबुक कौन इशू करता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पासबुक इशू करता है। एंड नेक्स्ट, प्रोवाइड डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस होता है, रिटेंशन अलाउंसेस नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एंड कोई भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन हु सीजेस टू बी एम्प्लॉयड और रिटर्न इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज प्रिस्क्राइब टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई वर्कमैन का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और जो कुछ भी चीजें हैं वो कॉन्ट्रैक्टर ध्यान रखता है। तो ए बी डी पॉइंट नंबर 4। 98 स्मृति का 1 है। रिटेंशन अलाउंसेस कभी नाम सुना है? नहीं ना, इसलिए ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, as per EPF Act, pension fund has to be created with which of the following? क्वेश्चंस आसान ही है ना, बस नया लगता है तो डर लगता है, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है उसी से ही क्वेश्चन बने हैं। तो क्वेश्चंस भले नए हैं बट कब बिल्कुल आसान है। एज पर द प्रोविजन ऑफ EPF एक्ट, पेंशन फंड किससे क्रिएट होता है? तो EPF है और EPS है। EPF में 3.67% जाता है और EPS में 8.33% ऑफ योर सैलरी एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम। तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 8 and 1/3, दिस इज करेक्ट, 8 and 1/3। सच सम एज पेएबल बाय एम्प्लॉयर्स ऑफ द एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ए और बी सब जगह है, ए बी और सी ये तो तीनों सब जगह है। द नेट एसेट ऑफ एम्प्लॉय पेंशन फंड एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ पेंशन फंड। ओके, अब देखना है हमें डी और ई हमें देखना है। सच सम फ्रॉम एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 and 1/3, नो 8 and 1/3 होगा ना, 1 and 1/3 लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, तो डी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा पॉइंट हमारे पास? 1 और 3। सम सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू एप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो कुछ अगर पेंशन में कम या ज्यादा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है एज पर द लॉ। तो पॉइंट नंबर ई भी करेक्ट है, तो आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 3, ए बी सी एंड ई। 99 का ई होगा, 99 का ई होगा। यस, एचआरडी क्लाइमेट रॉ। 3 आंसर विल बी ए बी सी एंड ई एज वेल। ओके, यस। Which of the following which of the Constitution of India provides for the participation of workers of management? WPM के लिए कौन से आर्टिकल में बताया गया है, कौन से DPSP में बताया गया है? 100 times I have told in class. Please answer question number 100. Question number 100. Many times I have discussed. Question number 100. Please answer. DPSP, WPM नाम की DPSP कौन से आर्टिकल में है? Yes, आर्टिकल 43A। कब आई थी? किसी को पता है कब आई थी? ऑलरेडी डिस्कस्ड 1975 में जब 20 पॉइंट स्कीम आई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, उसके बाद WPM की नीड बहुत ज्यादा फील हुई, तो 1976 में, ठीक उसके बाद 1976 में आर्टिकल 43A हमारे DPSP में ऐड हुआ फॉर WPM। करेक्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिलेटिंग टू ह्यूमन पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी कैन बी ट्रेस्ड टू द लैटिन वर्ड्स persona। ओके, ठीक है, इससे पर्सनैलिटी बनी है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड persona व्हेन ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश इज टू लुक थ्रू। नहीं, ऐसा नहीं है, persona का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा नहीं है, कुछ और ही है, बट नॉट दिस। ह्यूमन पर्सनैलिटी इंक्लूड्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। पॉइंट नंबर सी इज करेक्ट। तो ये सी तो होना ही चाहिए, सी यहाँ पर है हमारा, ठीक है, सी होगा, ये होगा। अब human personality includes inner awareness of self as a pre-permanent organizing force।
तो इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ भी पर्सनैलिटी में आता है। तो सी भी सही है भाई, डी भी सही है। तो सी और डी इसमें है। और अगर आप ए और बी की बात करें तो ए इज ट्रू, बी इज नॉट ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सी डी, बी हमारा गलत है। ओके, आंसर इज पॉइंट नंबर 2, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, द सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंटेड अंडर प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट 1952 shall perform which of the following duties? Certifying surgeon, चलिए let's see. Examination of person engaged in mine and dangerous occupation, yes. Medical supervision करता है, yes. अगर कोई illness होती है तो conduct inquiry, क्या certifying surgeon का काम inquiry करने का है? नहीं है. For payment of disability allowances, नहीं भाई, ये भी कौन करता है? Employer या occupier करता है, not this. तो आंसर हो जाएगा A और B only. Easy है, very easy. Yes, 102 वेरी इजी। इंक्वायरी और डिसेबिलिटी अलाउंसेस का काम सर्टिफाइंग सर्जन का नहीं है भाई, ये हमें भी पता है ना, हमने डिस्कस किया है ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन। नेक्स्ट 103, एन एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म्ड अंडर प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन फंड एक्ट 1952, an exempted establishment formed under provision of EPF and miscellaneous act 1952 required to establish which of the following for the administration of fund? तो EPF के अंदर, EPF एक्ट के अंदर अगर कोई exempted establishment भी है तो भी वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो कि CBT हम कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ही इस्टेब्लिश करेगी। तो कभी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड की बात होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ PF एंड PS फंड की बात होती है, पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड की बात होती है, इसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो हमेशा ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ही करेगा। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है वही करेगा। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का हेल्प कौन करता है? एग्जीक्यूटिव कमेटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 43। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 13। हमने क्लास में डिस्कस किया है ये सब, है ना। तो CBT में टोटल 43 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड HRM एंड सॉफ्ट HRM वाज डेवलप्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन। हार्ड HRM एंड सॉफ्ट HRM किसने डेवलप किया था इसका कॉन्सेप्ट? हार्ड HRM में कंक्रीट वैल्यूज आ जाती है, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, या फिर कुछ वोकेशनल क्लासेस हो गया, या फिर फीडबैक एनालिसिस, 360 डिग्री रोटेशन, ये सब कुछ हो गया। सॉफ्ट HRM में हम एम्प्लॉय के इमोशंस का, ट्रस्ट इशूज तो कोई नहीं है, कोई अगर कोई काउंसलिंग की तो जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें देखते हैं, है ना। इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन स्टोरी। 104 का 1, यस, थैंक यू स्मृति, जॉन स्टोरी। यूनिट 2 HRM का क्वेश्चन था वो। 105, इट इज आर्ग्यूड दैट द बेस्ट वे टू मोटिवेट वर्कर्स इज थ्रू जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट सही में बहुत अच्छा एक तरीका है, जिसमें आप क्या करते हैं जॉब एनरिचमेंट में? वर्टिकल जॉब एक्सपेंशन करते हैं ना, वर्टिकल तरीके से, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट which comprises of increasing opportunity for worker to experience feeling of responsibility, achievement, growth and recognition. वर्टिकल जॉब एक्सपेंशन को हम जॉब एनरिचमेंट कहते हैं, जिससे कि वर्कर्स मोटिवेट होते हैं और एम्पावर्ड एम्प्लॉइज वुड डू देयर जॉब्स वेल बिकॉज they realize their responsibility for providing quality service and towards dimension of their work. तो इससे क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट अगर हमने किया तो वो लोग एम्पावर्ड फील करते हैं, तो उनका सर्विस का क्वालिटी इंप्रूव होता है और बाकी सारे काम का भी अदर डायमेंशन इंप्रूव होता है। तो बोथ A and R are true and R is correct explanation। सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है ना कि क्लासेस की सारी चीजें अगर पढ़ ली जाए, मैम ने जैसे जैसे बातें बताई हैं कर ली जाए, तो आपको क्वेश्चन पेपर बहुत इजी लग रहा है, ऐसा आपको फील आ रहा है? बहुत इजी मैं नहीं बोलूंगी, बस बहुत सारा क्वेश्चन डुएबल लग रहा है। एटलीस्ट यू आर एबल टू फील दैट कि आपको ये मिलेगा, तो यू विल जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट एंड you can see that you should be able to solve many questions. The right of children to free and compulsory education act 2009 was enacted in accordance with which of the following article? तो एक्चुअली ये जो है ना, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये हमारा आर्टिकल 21A से रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली 21A से रिलेटेड है, बट इसके बारे में यहाँ पर कुछ है नहीं, है ना, इसके बारे में यहाँ पे कुछ है नहीं। तो फिर भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो इससे में समझ में आ रहा है ना, आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर भी अगर देखा जाए तो आर्टिकल 47 इज मोस्ट रिलेटिंग विद दैट
सबसे ज्यादा आर्टिकल 47 जो कि एक राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड एंड शेल्टर, आर्टिकल 47 जो है ना वो सबसे अच्छी तरीके से रिलेट कर रहा है इससे। ये क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा डाउट है, बट मुझे जो लगता है वो है कि आर्टिकल 47 होना चाहिए। आर्टिकल 47 एक तरह से सोशल जस्टिस के बारे में बताता है, जिससे कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हर किसी का एक बेटर और हेल्दियर लाइफ हो। ओके, और आर्टिकल 41 तो आपको पता ही है, राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो मुझे भी इनफैक्ट इन दोनों में डाउट है कि सोशल जस्टिस की बात आएगी या फिर यहाँ पे जो राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस है इसके बारे में बात आएगी। वैसे अगर आप पढ़ेंगे इस एक्ट के बारे में तो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21A है, बट मुझे यहाँ डाउट है तो नहीं, आर्टिकल 41 में एजुकेशन वर्ड मेंशन किया हुआ है, सो वी कैन आंसर आर्टिकल 41। ओके, आर्टिकल 41 मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एचआर डिमांड फोरकास्टिंग? एचआर डिमांड फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं? मैनेजमेंट जजमेंट मेथड, यस। मार्कोव एनालिसिस, सप्लाई फोरकास्टिंग, राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी प्लॉट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी किसकी प्लॉट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन में कोई एम्प्लॉय है वो कितने दिनों तक सस्टेन किया है, या फिर वो रिजाइन कर दिया है, या फिर उसे फायर कर दिया गया है, या फिर वो उसने काफी अच्छे बिहेवियर शो किए हैं या फिर ठीक बिहेवियर नहीं शो किए हैं। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी भी ह्यूमन एसेट का रिटेंशन कब कितना रहता है, उसको इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के हम मैट्रिक्स पे प्लॉट करते हैं। मार्कोव एनालिसिस, दैट इज अ टेक्निक ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग। स्कैटर प्लॉट, रेशियो एनालिसिस सारा डिमांड फोरकास्टिंग होता है। करेक्ट, नेक्स्ट। हाँ, आर्टिकल 21 है। यस डोरे बाबू, मुझे भी वही लग रहा है, बट ऑप्शन में वो नहीं है, तो मैंने आर्टिकल 41 बताया क्योंकि इसमें राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस आर्टिकल 41 है। Next, question number 108. Arrange the following welfare facilities provided under Factors Act in ascending order. Let's see how many of you remember the sections of Factors Act. कौन कौन सा याद है? कैंटीन याद है? 46. फैसिलिटीज फॉर सिटिंग 44. देखिए यहाँ पे सिटिंग में डबल टी है ना, तो 44 होगा। मैंने माइंड में एक्चुअली ऐसा किया है याद रखने के लिए, ठीक है। और कैंटीन 46 तो हम लोग क्लास में ऐसे ही बात करते रहते हैं, तो 46 में बोलती रहती हूँ कैंटीन इन 46। ओके, 108 का आंसर 2 आ भी गया। किसने आंसर किया है? स्मृति ने। वेरी गुड स्मृति। ओके, क्रच इज आर्टिकल 48, वॉशिंग है आर्टिकल 42 में। नहीं, हाँ करेक्ट, वॉशिंग है 42 में, फर्स्ट एड है 45 में, फर्स्ट एड के ठीक बाद कैंटीन है, ठीक है। 48, 46, 42, 45, 44, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109. The criteria for recognition of trade union have been laid out under. Recognition of trade union है ना, जिसमें कि एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, जो कि हमारे employers से negotiate करेगी for terms and condition in respect of all the workers and all the employees, all the workers and all other trade union. 1958 में आया था under code of discipline. Very good. Based on Gandhian ideology by J.L. Nanda, है ना। Question number 110. Which of the following all India trade union organization were in existence by the end of 1933? 1933 तक कौन कौन से यहाँ में जो ट्रेड यूनियन है वो एग्जिस्टेंस थे, कौन कौन एग्जिस्ट कर रहे थे? AITUC का जो बाइफर्केशन वाली जो स्टोरी मैंने बताई थी ना, उससे ये क्वेश्चन है 110. Which of the following trade union were in existence by 1933? AITUC तो था ही भाई। AITUC कब स्प्लिट हुआ था? 1929 में अपने 10th सेशन में नागपुर में, है ना। फिर उससे बना था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना था? इसी से ही बाइफर्केट हुआ। जब पहली बार ये बाइफर्केट हुआ था
तो उसके बाद उसमें से ही फिर एक बार और बाइफर्केशन हुआ, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 में बनी, और इसे किसने बनाया था? बीटी रानाडेव एंड एसपी देशपांडे। बीटी रानाडेव ने सेटू भी फॉर्म किया था, बीटी रानाडेव एंड एसवी देशपांडे, ठीक है। और फिर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी 1933 में एग्जिस्टेंस से थी, आपको याद होगा। और फिर ये 1940 में जब AITUC दोबारा यूनाइट हुई थी, तो नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन उसी में फिर कंबाइन हो गया था, है ना। AITUC में जो गिरी प्रपोजल्स में AITUC जो रीयूनाइट हुई थी, उसमें NTUF भी इसमें मर्ज हो गया था, और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस डिसॉल्व हो गई थी तब तक, राइट। तो ये भी 1933 में था, ये भी था, ITUF नहीं था। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, B and C, ये तीनों हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यस, पॉइंट नंबर 3 आ गया है आंसर। नेक्स्ट 5 more questions we will be discussing today, उसके बाद बाकी questions हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। Which of the following is a vestibular training? कौन सा इसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग होता है? तो वेस्टिबल ट्रेनिंग एक्चुअली होता क्या है? वेस्टिबल ट्रेनिंग एक सिमुलेटेड ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि हम मशीन्स पे काम करना सिखाते हैं, है ना। हमने डिस्कस किया है, मशीन्स पे काम करना सिखाते हैं, जो कि एक्चुअली वहां पर नहीं सिखाते, एक्चुअली मशीन पर नहीं सिखाते, बट मशीन का एक सिमुलेटेड फॉर्म होता है, वहां पे सिखाते हैं। जैसे कि कोई पायलट है, पायलट को हम एरोप्लेन से चलाने अगर सिखा रहे हैं, तो क्या हम एक्चुअल प्लेन पे सिखाएंगे? नहीं भाई, उसका एक डेमो बनाते हैं एरोप्लेन में, जो भी जितने भी वो हैंडल्स होते हैं, वो सबके हैंडल्स बटन्स के, और वो डेमो पे हम बताते हैं। तो दिस इज एक्चुअली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप नहीं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ये, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जहाँ पे मशीन्स का सिमुलेटेड फॉर्म रहता है, और वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। मशीन्स के सिमुलेटेड फॉर्म में आपको रियल टाइम सिचुएशन बताई जाती है कि अगर फैक्ट्री में ऐसा ही मशीन्स होंगे तो आप कैसे काम करोगे, या फिर आपको अगर प्लेन उड़ानी हो और एरोप्लेन में ऐसा ही चीजें होंगी तो आप कैसे मैनेज करोगे, राइट, लाइक दैट। तो सिमुलेशन का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है वेस्टिबल ट्रेनिंग। मैंने आपको बताया था कि आप कह सकते हो कि यूजीसी का जो आप मॉक टेस्ट देते हो, वो एक तरह का वेस्टिबल ट्रेनिंग है, क्योंकि एक्चुअली में जब आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आप जब आप अपीयर करोगे, तो वहां पे जिस तरह से रहते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आया है, इधर साइड में बटन्स हैं, और आपको इस तरीके से बटन्स पे क्लिक करना है ना। तो सेम टू सेम वही एनवायरमेंट आपके मॉक टेस्ट में भी रहता है, तो आप उसको काइंड ऑफ वेस्टिबल ट्रेनिंग कह सकते हो, वो सिमुलेशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 112, who among the following identified the 3 different skills, namely conceptual skill, human skill and technical skill? तो रॉबर्ट कर्ट्ज, वेरी इजी क्वेश्चन, रॉबर्ट कर्ट्ज ने आइडेंटिफाई किया है 3 स्किल्स, कंसेप्चुअल, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स, ओके, यस। रॉबर्ट हॉक्सी का कंट्रीब्यूशन याद है? रॉबर्ट हाउस का कंट्रीब्यूशन याद है? डू यू रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लेक एंड मोटोन, मैनेजमेंट ग्रिड, रॉबर्ट हाउस पाथगोल थ्योरी, रॉबर्ट हॉक्सी ट्रेड यूनियन का कैटेगराइजेशन, लाइक दैट। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सारे ऑप्शंस देखें किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसीजनल रोल बाय हेनरी मिंचबर्ग? डिसीजनल रोल बाय हेनरी मिंचबर्ग कौन कौन था? नर्ड, नेगोशिएटर, एंटरप्राइजर, नेगोशिएटर, एंटरप्रेन्योर्स, डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड रिसोर्स एलोकेटर। तो ये तीनों हो जाएंगे हमारे आंसर, राइट, CDE। 113 का पॉइंट नंबर 1, ओके, 113 का पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 114, अ ग्रुप ऑफ जॉब्स हैविंग सिमिलैरिटीज इन कंपैरेबल फैक्टर्स और दोज कंसीडर्ड एज एग्जिस्टिंग एट द सेम level in terms of their values is called pay grade, pay range, pay scale, pay standard. It is called pay grade. जो पे ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 2 में जो पे ग्रेड होते हैं, उसमें क्या होता है ना, एक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 को अगर आप हायर मानोगे तो इसमें CEO डायरेक्टर्स आ जाएंगे, इसमें हमारा मिडिल मैनेजमेंट आ जाएगा, इसमें हमारा थोड़ा लो मैनेजमेंट आ जाएगा, इसमें थोड़े वर्कर्स आ जाएंगे। तो सिमिलैरिटीज इन कंपेरेबल फैक्टर्स और दोज कंसीडर्ड एज एक्सिस्टिंग एट द सेम लेवल इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज। तो ग्रेड 1 में जो लोग होंगे, डायरेक्टर हो गया, CEO हो गया, CFO हो गया, सबका क्या है, सबका वैल्यू एक तरह से सेम लेवल का है, तो ये क्या हो जाता है, पे ग्रेड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, लास्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड सोशल वेलफेयर एज
तो सोशल वेलफेयर की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, the organized system of social services and institution designed to aid individual and groups to attain satisfying standard of life and health and personal and social relationship which permit them to develop their full capacity and to promote their well-being and harmony. बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इसे फ्रीडलैंडर ने दी थी। फ्रीडलैंडर ने सोशल वेलफेयर का भी एक डेफिनेशन दिया है, एक सोशल वर्क का भी एक डेफिनेशन दिया है। फ्रीडलैंडर का जो वर्क है वो जनरली सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल कॉन्सेप्ट की तरफ ही है, एंड लाइक दैट यू कैन रिमेंबर दिस नेम कि सोशल वर्क या सोशल वेलफेयर की बात आती है तो हिज कंट्रीब्यूशन इज देयर, राइट? सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे. आई होप you enjoyed it and I hope it was insightful to you. Thank you all. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.